स्कूलों में तीसरी भाषा को पढ़ाए जाने का मूल्यांकन इस बात पर भी किया जाना चाहिए कि उन भाषाओं को पढ़ाने का वास्तविक प्रभाव कितना है। क्या भारत में 3 भाषाएं जानने वाले लोग पर्याप्त संख्या में हैं? यह बात सच है कि भारत एक मल्टीलिंगुअल देश है, लेकिन क्या भारत के लोग भी मल्टीलिंगुअल हैं? अब मैं बारी बारी से इन दोनों सवालों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल यह है कि क्या त्रिभाषा सूत्र एक प्रभावकारी सूत्र साबित हुआ है? त्रिभाषा सूत्र के प्रभावकारी होने का पता इस बात से चलना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने स्कूलों में 3 भाषाएं सीखी हैं, उन्होंने उन भाषाओं में बुनियादी दक्षताएं हासिल कर ली हैं। यानी वे उन भाषाओं में कही गई बातों को सुनकर और पढ़कर समझ सकते हैं और समझ सकती हैं, और उन भाषाओं में बोलकर और लिखकर अपनी बात को व्यक्त कर सकते और सकती हैं। लेकिन क्या वे ऐसा कर पाते हैं? यदि आप 2024 की एसर की रिपोर्ट का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि त्रिभाषा सूत्र कहीं से भी अपना सकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ पाया है। भारत में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसके ग्रामीण क्षेत्रों के 8वीं कक्षा के सभी बच्चे दूसरी कक्षा की भाषा की किताब को पढ़ सकते हैं। 8वीं के बहुत से बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकते। असम और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जिनके 8वीं कक्षा के करीब 40% बच्चे दूसरी कक्षा की भाषा की किताब को नहीं पढ़ सकते। जम्मू और कश्मीर के 8वीं कक्षा के 45% बच्चे दूसरी कक्षा की भाषा की किताब को नहीं पढ़ सकते। ये तो हुई बात भाषा की। अब थोड़ी सी बात अंकगणित की कर लेते हैं, यानी कि अर्थमेटिक की कर लेते हैं। मिजोरम और पंजाब को छोड़कर किसी भी राज्य के 8वीं कक्षा के 50% बच्चे भाग तक नहीं कर सकते, यानी वे डिवीजन भी नहीं कर सकते। केवल मिजोरम एक अकेला राज्य है जिसके तीसरी कक्षा के बच्चे कम से कम घटा के आसान सवाल कर सकते हैं। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के तीसरी कक्षा के करीब 36% विद्यार्थी ही कक्षा 2 की हिंदी की किताब पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड में तीसरी कक्षा के 64% विद्यार्थी दूसरी कक्षा का हिंदी का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। उत्तराखंड राज्य के पास बच्चों को हिंदी सिखाने के संसाधन कम पड़ रहे हैं और पहले से ही सीमित संसाधनों के रहते उसने सरकारी स्कूलों में तीसरी से संस्कृत पढ़ाने की नीति को लागू कर दिया गया है। यहाँ पर एक बार फिर से याद दिलाना जरूरी है कि उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में तीसरी कक्षा से नहीं बल्कि 6ठी कक्षा से संस्कृत पढ़ाई जाती है। प्राइवेट स्कूल्स अपने संसाधन 2 भाषाएं सीखने पर खर्च कर रहे हैं, जबकि सरकार अपने संसाधन 3 भाषाएं सीखने पर जाया कर रही है। इसी को कोढ़ पर खाज का होना कहते हैं, यानी किसी को कोढ़ हो गया है और ऊपर से वह उस जख्मों पर खुजली भी कर रहा है। अब यहां से बात करते हैं बहुभाषिकता पर। भारत एक बहुभाषिक देश है, लेकिन क्या यहाँ के लोग भी बहुभाषिक हैं? और अगर हैं तो किन राज्यों के लोग नई भाषाएं सीखने के लिए अधिक तैयार हैं और किन राज्यों के लोग नई नई भाषाएं सीखने से अपने आप को दूर रखते हैं? इस सवाल का उत्तर देने के लिए मैं भारत सरकार की एक रिपोर्ट का सहारा लूंगा। उस रिपोर्ट का नाम है लैंग्वेज एटलस ऑफ इंडिया 2011। इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों की मदद से मैं 2 सवालों का उत्तर दूंगा। पहला सवाल तो यह है कि भारत में किन राज्यों में बाइलिंगुअल लोगों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। इसका उत्तर यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें 2 भाषाएं बोलने वालों का प्रतिशत 60 से 80% तक है। गोवा में 77%, अरुणाचल प्रदेश में 64%, सिक्किम में 64%, नागालैंड में 62% लोग 2 भाषाएं बोलते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। भारत के किन राज्यों में बाइलिंगुअल लोगों का प्रतिशत सबसे कम है? भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें बाइलिंगुअल लोग 15% से भी कम है। इस आंकड़े से साफ पता चलता है कि हिंदी पट्टी के लोगों की रुचि हिंदी के अलावा किसी भी अन्य भाषा को सीखने में नहीं है। इन आंकड़ों पर एक किस्सा याद आ गया। एक आदमी बीच सड़क पर कच्छा बनियान पहनकर खड़ा था
और पैंट कमीज पहने लोगों को नंगा बता रहा था। यही हाल हिंदी पट्टी के लोगों का है। वे खुद तो भारत की भाषाएं सीखना नहीं चाहते, लेकिन नॉन हिंदी बेल्ट के लोगों के बारे में कहते फिरते हैं कि वे नई भाषा नहीं सीखना चाहते। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।